Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the sixth lecture of this beautiful chapter, Mechanical Properties of Fluids. तो बच्चों इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रिक्शन को पढ़ा है ना, हम लोगों ने फ्रिक्शन देखा था दो सॉलिड बॉडीज के बीच में, उसी तरीके से क्या होता है कि लिक्विड्स के भी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है ना एग्जिस्ट कर सकता है ना। हम लोगों ने आइडियल फ्लूइड की बात करी थी अब तक, जिसमें हम लोगों ने विस्कस फोर्सेस को इग्नोर करा था, लेकिन जो रियल फ्लूइड्स होती है उनमें विस्कोसिटी ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रेजेंट होती है। तो अब अगर हम लोग उनकी बात करें तो देखिए, व्हेन अ लेयर ऑफ अ फ्लूइड स्लिप्स और टेंड्स टू स्लिप ऑन अनदर लेयर इन कॉन्टैक्ट, द टू लेयर्स exert tangential forces on each other. The directions are such that the relative motion between the layers is opposed, है ना। आपको काफी सिमिलैरिटी दिख रही होगी जैसा आपने फ्रिक्शन में पढ़ा था, है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसी प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। The forces between the layers opposing relative motion between them are known as the forces of viscosity, है ना। Thus viscosity may be thought of as the internal friction of a fluid in motion. तो बच्चों, मैं आपको बहुत जल्दी ही ये दिखाने वाला हूं अभी कि किस तरीके से हम लोग विस्कोसिटी को मेजर करते हैं फॉर लैमिनर फ्लो ऑफ फ्लूइड बिटवीन टू प्लेट्स, है ना। तो बस मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है यहां पर, है ना। बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं, है ना। जैसे कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस एग्जांपल में बॉटम प्लेट जो है वो फिक्स्ड है और टॉप प्लेट को क्या किया जा रहा है बच्चों, पुश किया जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, जिस वजह से देखिए वो क्या कर रहा है, अपने साथ वाली लेयर ऑफ फ्लूइड को वो क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है ना। और वो वाली लेयर क्या कर रही है, अपने साथ वाली लेयर को ड्रैग कर रही है, वो लेयर अपने साथ वाली को, और इस तरीके से सिलसिला चल रहा है ना। बॉटम प्लेट को बिल्कुल क्या करके रखा गया है, रोक करके रखा गया है, जिस वजह से उससे चिपकी हुई लेयर जो है वो भी रुकी हुई है। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर दो डायग्राम देख पा रहे हैं। पहला डायग्राम देखिए क्या है, लैमिनर फ्लो अकर्स इन लेयर्स विदाउट मिक्सिंग, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लैमिनर फ्लो है और कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है यहां पर लेयर्स के बीच में, है ना। अब यहां पर भी विस्कोसिटी का रोल है। नोटिस दैट विस्कोसिटी कॉजेज ड्रैग बिटवीन लेयर्स एज वेल एज विद द फिक्स्ड सरफेस, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली लेयर जो है वो ट्रैवल कर रही है जैसे वीटी, है ना, टॉप लेयर की स्पीड है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हर लेयर एक दूसरे को क्या करके ले जाना चाह रही है, आगे ले जाना चाह रही है अपने साथ, है ना। तो हम लोग वही देख पा रहे हैं। द स्पीड नियर द बॉटम ऑफ द फ्लो वीबी इज लेस दैन द स्पीड नियर द टॉप, बिकॉज इन दिस केस द सर्फेस ऑफ द कंटेनिंग वेसल इज एट द बॉटम, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बॉटम मोस्ट सर्फेस है वो रुकी हुई है, तो इस वजह से जो है जो इसके ठीक ऊपर वाली लेयर है ना, वो कम स्पीड से ट्रैवल कर रही है और वो कितनी है, वीबी है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे डायग्राम में ना, बी पार्ट वाले डायग्राम में। यहां पर देखिए क्या हुआ, एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेसल कॉजेज टर्बुलेंट फ्लो। यहां पर देखिए एक ऑब्स्ट्रक्शन था जिस वजह से, है ना, जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ गया, है ना, ठोकर की वजह से। टर्बुलेंट फ्लो मिक्सेस द फ्लूइड, है ना। देयर इज मोर इंटरैक्शन, है ना, देयर इज मोर इंटरैक्शन, ग्रेटर हीटिंग एंड मोर रेजिस्टेंस दैन इन लैमिनर फ्लो, है ना। तो ये लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके का फर्क है, और विस्कोसिटी की वजह से क्या हो जा रहा है, यहां पर और भी ज्यादा ड्रैग हो जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग विस्कोसिटी के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इफ अ सॉलिड सरफेस इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ फ्लूइड एंड इज मूव्ड, है ना, तो अगर उसे मूव करवाएंगे तो ये बात किसे अच्छी नहीं लगेगी, फ्लूइड को, है ना, क्योंकि फ्लूइड नहीं चाहता है कि कोई भी रिलेटिव मोशन हो बिटवीन सॉलिड सरफेस और फ्लूइड के बीच में भी, है ना। तो फोर्सेस ऑफ विस्कोसिटी अपीयर बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द फ्लूइड लेयर इन कॉन्टैक्ट। द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट इज ड्रैग्ड विद द सॉलिड, है ना। तो जो पास वाली लेयर है वो बिल्कुल ड्रैग हो जाती है सॉलिड के साथ, है ना। इफ द विस्कोसिटी इज सफिशिएंट द लेयर मूव्स विद द सॉलिड एंड देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। लेकिन अगेन ये कब होगा, जब ठीक ठाक विस्कोसिटी प्रेजेंट हो, है ना। व्हेन अ बोट मूव्स स्लोली ऑन द वाटर ऑफ अ काम रिवर, the water in contact with the boat is dragged with it, whereas
द वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द बेड ऑफ द रिवर रिमेन्स एट रेस्ट। तो देखिए दोनों ही जगह ये चीजें बिल्कुल सेटिस्फाइड लग रही है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि बोट के पास वाली लेयर जो है वो बोट के साथ चिपक करके जाना चाहती है, चली जाती है, और जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट लेयर है ना, वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि जो रिवर बेड है उसके साथ चिपक करके रहे। रिवर बेड तो रुका हुआ है तो वो रेस्ट पे रहती है, ठीक है। तो हम लोग बच्चों क्या देख पा रहे हैं, जैसा ऊपर डायग्राम में भी देखा था हम लोगों ने कि वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट लेयर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द बेड, है ना। बेड से हम लोग कितना ऊपर जा रहे हैं, रिवर बेड से z डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और वहां पर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। और मान लेते हैं कि dz डिस्टेंस और ऊपर गए तो वहां पर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v प्लस dv है। तो वही लिखा है एंड v प्लस dv बी द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस z प्लस dz। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि वेलोसिटी डिफर्स बाय dv इन गोइंग थ्रू अ डिस्टेंस dz, है ना। dz ऊपर जाने पर कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, dv का आ रहा है परपेंडिकुलर टू इट। द क्वांटिटी dv बाय dz इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या पाया है ना। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को स्टडी करते हैं ना, नेचर को स्टडी करके ऑब्जर्व करते हैं ना। तो वही देखिए यहां पर क्या पाया गया है, द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेयर्स, है ना। लेयर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ऑल्सो द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया होगा ऑब्वियस है कि उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा, क्लियर है बात। Thus, if capital F is the force exerted by a layer of area capital A on a layer in contact, तो हम लोग दो चीजें कह सकते हैं, F proportional to A और F proportional to dV by dz। तो यहां पर जो है इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या रिलेशन निकाला गया, F is equal to minus eta A dV by dz। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो क्यों इंक्लूड हुआ है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर ऐसा है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ईटा जो है ना, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह प्रकट हो गया है। तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ईटा को ही क्या कहा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है ना, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो ईटा है वो एक तरीके से क्या है, माइनस एफ अपॉन ए डीवी बाय डीजेड। तो यहां पर फोर्स के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स हो जाएगा न्यूटन, है ना। इसके जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन, अपॉन एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। डीवी एक तरीके से चेंज इन वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और यहां पर डीजेड जो है वो एक तरीके से मीटर है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर मीटर आ जाएगा, तो यहाँ मीटर से मीटर कट गया, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो वही यहां लिखा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर है बात। However, the corresponding CGS unit, dyne second per centimeter square, is in common use and is called a poise in honor of the French scientist Poiseuille, ठीक है। तो 1 poise जो है वो क्या होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये जो है ये ज्यादा कॉमन यूज में आती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए यहां पर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आपने ये चीज फील करी होगी, जैसे कि कभी मान लीजिए हम लोग कुछ फ्रोजन आइटम्स खाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसे क्या करना होता है, डीप फ्राई करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑयल जो है उसको पोर करते हैं, और जब आप उसे गर्म करते हैं ना तो थोड़ी देर में आपको फील हो जाता है कि अब हमें फ्रोजन आइटम डाल देना चाहिए, क्योंकि ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो काफी चेंज हो जाती है ना। तो पहले वो काफी विस्कस रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप गर्म करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी काफी कम हो जाती है।
तो वो जो प्रैक्टिकल चीज है जो आप फील करते हैं वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ना। जैसे कि देखिए विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल है ना, तो वो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्कोसिटी आप देख रहे हैं इसकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। उसी तरीके से विस्कोसिटी ऑफ वाटर को भी देखिए तो वो भी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है ना। और यहां पर लेकिन देखिए विस्कोसिटी ऑफ एयर है ना, तो अगर विस्कोसिटी ऑफ एयर को अगर आप देखें तो यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि विस्कोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए बच्चों तो इस आसान से टॉपिक पे एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ लार्ज वुडन प्लेट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर floating on the surface of a river is made to move horizontally with a speed of 2 meters per second by applying a tangential force. If the river is 1 meter deep and the water in contact with the bed is stationary, find the tangential force needed to keep the plate moving. Coefficient of viscosity of water at the temperature of the river is equal to 10 to the power minus 2 poise. तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था है ना, वो क्या था, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाय डीजेड है ना। तो उसका अगर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि डीवी अपॉन डीजेड ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, V अपॉन एल बन जाएगा। और माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर फिलहाल नहीं है क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, इस टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए जिससे हम लोग लगातार इस है ना इस वुडन प्लेट को पुश कर सकें। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लेयर है नीचे वाली वो एक्चुअली इसे पुश नहीं होने देना चाहेगी, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा सच दैट कि हम लोग इसे आगे धकेल सकें विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जब z की वैल्यू 0 है तो स्पीड 0 है और जब z की वैल्यू l हो गई तो वहां पर स्पीड v हो गई। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा, dv बाई dz को सिंपली v अपॉन l लिख दिया। तो इस फॉर्मूले से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास F इज इक्वल टू आ जाएगा ईटा वी ए अपॉन एल। क्लियर है ये बात। एक और चीज का बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो पॉइज में दे रखी है, तो हमें इसे एसआई यूनिट में बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों यहां पर कि 1 पॉइज है ना, 1 पॉइज जो है वो कितने के बराबर होता है, तो देखिए बच्चों वो बराबर होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के। तो 10 टू द पावर माइनस 2 पॉइज ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 0.1 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के है ना, इतना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, ईटा में पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड हमें चाहिए कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। और एरिया एक बार चेक कर लेते हैं कितना था, एरिया था 10 मीटर स्क्वायर है ना, तो एरिया को 10 लिख देते हैं। और लेंथ थी, ये जो डेप्थ है बेसिकली वो 1 मीटर है तो वो 1 ही रह गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोगों का जवाब जो हो जाएगा F इज इक्वल टू 0.02 न्यूटन है ना। इतना फोर्स अगर आप लगाएंगे तब क्या होगा, जो वुडन ब्लॉक है ना, जो वुडन एक्चुअली जो प्लैंक है वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है लैमिनर फ्लो कन्फाइंड टू ट्यूब्स पॉइजलीज लॉ। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग देखने वाले अभी कि व्हाट कॉजेज फ्लो। द आंसर नॉट सरप्राइजिंगली इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो जिस तरीके से बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख चुके हैं 10th क्लास में ही कि आखिर करंट क्यों फ्लो करता है, चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। उसी तरीके से बॉल जो है किसी हाइट से नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो उसी तरीके से यहां पर फ्लो होता क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। क्लियर है बात। इन फैक्ट देयर इज अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल फ्लो एंड प्रेशर। वो क्या है आइए देखते हैं। फ्लो रेट कैपिटल Q इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। द ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स द ग्रेटर द फ्लो रेट है ना। ऐसा हम लोगों ने बर्नौली में भी देखा था, वहां पर भी देखा था कि जहां पर है ना लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां पर जो है उस जगह को भरने के लिए एयर फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन है ना। तो वही हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं
कि आखिर ये जो फ्लो है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, और जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स उतना ज्यादा फ्लो रेट होगा। ठीक है, तो जो फ्लो है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन R। यहां पर P1 और P2 क्या है बच्चों, वेयर P1 एंड P2 आर द pressures at 2 points such as at either end of a tube and R is the resistance to flow। ठीक है, R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से आपने पढ़ा था ओम्स लॉ है ना, V बराबर IR, तो वहां पर भी हम लोग देखते थे कि जो I है ना, वो क्या होता था, I होता था कि किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, तो वो किसके बराबर आता था, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर आता था। तो वहां पर भी रेजिस्टेंस यूज होता था, यहां पर भी रेजिस्टेंस है ना, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस टू फ्लो है। ठीक है, द रेजिस्टेंस कैपिटल R includes everything except pressure that affects flow rate. For example, R is greater for a long tube than for a short one. ठीक है, the greater the viscosity of a fluid, the greater the value of R. ठीक है, turbulence greatly increases capital R, whereas increasing the diameter of a tube decreases capital R. तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर R में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है ना। जैसे कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि R इज ग्रेटर किसके लिए, फॉर अ लॉन्ग ट्यूब देन फॉर अ शॉर्ट वन। तो जितना ज्यादा ट्यूब लॉन्ग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा, है ना। साथ ही साथ द ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, ऑब्वियस है ना, जितना ज्यादा विस्कस होगा फ्लूइड उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि नहीं। साथ ही साथ टर्बुलेंस है ना, अगर टर्बुलेंस जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि टर्बुलेंस की वजह से फ्लो में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। Whereas increasing the diameter of a tube decreases R, है ना। अगर आप डायमीटर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि डायमीटर बढ़ाने से क्या होगा, डायमीटर बढ़ाने से जो पेरिफेरी के अलावा जो बीच का जो बल्क है उसको फ्लो करने में कंफर्ट रहेगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो बीच में जो जगह है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो बढ़ जा रहा है ना। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग दो डायग्राम देख पा रहे हैं, डायग्राम ए और डायग्राम बी। डायग्राम ए में देखिए क्या है, हम लोग नॉन विस्कस फ्लूइड देख रहे हैं जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड फ्लो इन अ ट्यूब हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, द स्पीड इज द सेम ऑल अक्रॉस द ट्यूब। लेकिन बच्चों देखिए बहुत बड़ा फर्क क्रिएट हो जाता है अगर विस्कस फ्लूइड की बात करें। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो पेरीफेरी से जो अटैच्ड फ्लूइड होते हैं ना, जो वो फ्लूइड की लेयर्स जो बिल्कुल चिपकी होती है किससे, पेरीफेरी से, है ना, वॉल ऑफ द ट्यूब से, तो वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वो बहुत धीरे ट्रैवल करेंगे या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे। और जितना वो सेंटर ऑफ द, है ना, सेंटर ऑफ द पाइप के पास रहेगा उतना वो कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकता है। तो देखिए यहां पर लिखा है, व्हेन अ विस्कस फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ ट्यूब its speed at the walls is 0, increasing steadily to its maximum at the center of the tube, जहां पर इसे least resistance offer होता है। ठीक है, तो वही देखिए यहां पर भी डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस कैसा है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P1 है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और ये लेंथ L है। तो हम लोग फ्लो रेट क्या कह सकते हैं, Q कह सकते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर, है ना, यहाँ पर शेप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर, है ना, अगर वेलोसिटीज में ड्रॉ करूं तो एक इस तरीके का शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब तक हम लोगों ने बात करी थी कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो उन सबको कंबाइन करके जो देखिए रिजल्ट ऑब्टेन किया गया है वो क्या है, द रेजिस्टेंस कैपिटल R टू लैमिनर फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद विस्कोसिटी ईटा थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ L, है ना। सिर्फ इस पर्टिकुलर इस स्पेशल केस के लिए यहां पर बात हो रही है कि वो कितना होगा, 8 ईटा L अपॉन पाई r टू द पावर 4। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि रेजिस्टेंस जो है ना, ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो भी आप समझ पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा, है ना। और रेडियस जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइजलीज लॉ फॉर रेजिस्टेंस, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट
J.L. Poiseuille 1799 से 1869 तक ये थे, who derived it in an attempt to understand the flow of blood through the body. ठीक है. Let us examine Poiseuille's expression for capital R to see if it makes good intuitive sense. We see that resistance is directly proportional to both fluid viscosity eta and length L of the tube, जैसा मैंने अभी आपको बताया. After all, both of these directly affect the amount of friction encountered, है ना. जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन की गुंजाइश होगी, सीधी सी बात है. The greater either is, the greater the resistance and the smaller the flow. The radius smaller of a tube affects the resistance, which again makes sense because the greater the radius, the greater the flow. All other factors remaining the same, है ना. अगर बाकियों को हम लोग सेम रखें तो अगर सिर्फ रेडियस पे बात करें तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लो होगा, है ना. But it is surprising that R is raised to the 4th power in Poiseuille's law. This exponent means that any change in the radius of a tube has a very large effect on resistance. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होता है अगर हम लोग रेडियस को चेंज करें. फॉर एग्जाम्पल, डबलिंग द रेडियस ऑफ अ ट्यूब डिक्रीजेस रेजिस्टेंस बाय अ फैक्टर 2 to the power 4 equal to 16. ठीक है. तो अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर देना, दो इक्वेशंस जो हम लोगों ने देखी, तो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन फॉर फ्लो रेट मिलेगा, है ना. तो Q is equal to P2 minus P1 into pi r to the power 4 upon A theta L. This equation describes laminar flow through a tube. It is sometimes called Poiseuille's law for laminar flow or simply Poiseuille's law. ठीक है ना. चलिए बच्चों, तो इस सिंपल से टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं. सवाल है, a liquid is flowing through horizontal pipes as shown in figure. Length of different pipes has the following ratio. और ये रेशियो हमारे को क्या दे रखा है, LPQ is equal to LVW equal to LRS upon 3 is equal to LTU upon 3, है ना. इस तरीके से हमारे को दे रखा है. Similarly, radii of different pipes has the ratio RPQ is equal to RRS is equal to RVW is equal to RTU upon 3. Pressure at P is 2P naught and pressure at W is P naught. The volume flow rate through the pipe PQ is Q. Find volume flow rates through RS and TU. तो बच्चों, इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक सर्किट के फॉर्म में शो कर दीजिए. जैसे कि यहाँ पर हमारे को 4 पाइप्स दिख रहे हैं, तो मैं इसे रिप्लेस कर दे रहा हूँ 4 अलग अलग रेजिस्टेंस से. आइए देखिए इस तरीके से कुछ, है ना. यहाँ पर हम लोग 4 अलग अलग यहाँ पर रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो इन 4 पाइप्स को एक्चुअली शो करेंगे. ठीक है. अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं PQ की बात करूं, है ना, PQ की अगर बात करूं तो उसके रेजिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ PQ, है ना, वो क्या बोल दूंगा. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 8 eta L अपॉन पाई इंटू, है ना, पाई इंटू R की पावर 4. ये होता है फॉर्मूला. क्लियर है ये बात. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि LPQ, है ना, LPQ को यहां पर अगर मैं L कह दूं और RPQ मतलब रेडियस ऑफ PQ को अगर मैं यहां पर क्या कह दूं, यहां पर मैं अगर R कह दूं. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस PQ का आएगा वो कितना आएगा, 8 eta L अपॉन पाई R की पावर 4, है ना. तो इस पर्टिकुलर टर्म को लेटर से कि मैं क्या नाम दे दे रहा हूं, लेटर से कि मैं R0 नाम दे रहा हूं. ठीक है. तो R0 यहां पर क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ PQ. तो मैंने यहां पर R0 से PQ वायर के रेजिस्टेंस को शो कर दिया, है ना, या फिर पाइप के रेजिस्टेंस को शो कर दिया. तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ, यहां पर देखिए जो ऊपर जो हमारे पास पाइप है RS, उसके रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, है ना, RS के रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख दूंगा, 8 eta और आगे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए लेंथ ऑफ RS जो है वो कितना आ जाएगा, 3 times L आ जाएगा, है ना. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 3 times L अपॉन पाई इंटू, अब इसका रेडियस कितना है तो देखते हैं, RS, है ना, रेडियस ऑफ RS जो है वो तो R ही हम लोग मान लेंगे, है ना. तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, R की पावर 4. तो बेसिकली ये कितना आ गया, ये आ गया 3 times R0. तो यहां पर चलिए मैं शो कर देता हूं 3 times R0 को. ठीक है.
इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं TU के लिए। तो TU की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 3L, और यहाँ पर रेडियस जो है TU का वो कितना हो जाएगा 3R। तो दोनों ही 3 टाइम्स हो जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ TU वो कितना हो जाएगा 8 ईटा 3L, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, पाई इंटू 3R की पावर 4 से। तो ये बेसिकली कितना आ गया, R0 अपॉन 27 आ गया। और आखिरी में हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो R0 अपॉन 27। अब आखिरी में हम लोग बात करते हैं बच्चों VW की। तो VW की लेंथ L है और VW का रेजिस्टेंस रेडियस कितना है, वो R ही है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि VW के लिए भी है ना, हम लोग कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R0 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ VW वो कितना लिख दूंगा मैं, R0 के ही बराबर लिख दूंगा, बिल्कुल PQ जैसे ही हालात है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, R0। तो देखिए बच्चों, हमारे को सवाल में दे रखा है द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द पाइप PQ इज कैपिटल Q, है ना। तो मतलब P से है ना, P से जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कितना है, कैपिटल Q है। तो यही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इसे करंट कहते हैं, है ना। तो कैपिटल Q जो है वो एक तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में I के इक्विवेलेंट है। ऑलराइट, तो अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, लेट अस से कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R0 है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 3R0 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है R0 अपॉन 27, ठीक है। और इसके आगे की कहानी फिर कैसी है कि आगे यहाँ पर R0 है, यहाँ पर प्रेशर जो है P0 है, और शुरुआत में जो प्रेशर था वो कितना था, 2P0 था। और हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कैपिटल Q हम लोग लेटर से कि इस करंट को कह देते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्मॉल q और v है ना, ये दो पॉइंट के बीच में 3R0 और R0 अपॉन 27 एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बड़े आराम से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि Q और V है ना, Q और V में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चाहे आप 3R0 के थ्रू देखें चाहे R0 अपॉन 27 के थ्रू देखें, बात एक ही होगी। तो यहां से मान लीजिए कि मैं करंट को Q1 बोल देता हूं और यहां से करंट को Q2 बोल देता हूं। करंट का मतलब क्या हो गया, यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कैपिटल Q है वही तो दो Q1 और Q2 में डिवाइड हो जा रहा है। तो एक इक्वेशन देखिए बच्चों हमारे पास ये आ गई, क्लियर है ये बात। अब और हम लोग देखिए यहां पर क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि ओम्स लॉ आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो Q और V के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाले रास्ते से भी देख सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो लेटर से कि VQV है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q एंड V वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे Q1 इंटू 3R0। और इसी तरीके से एक और तरीका है इसे कहने का, नीचे वाले रास्ते से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो हो जाएगा Q2 इंटू R0 अपॉन 27, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्वाइट ऑब्वियस है ना। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, Q1 इंटू 3R0 हैज टू बी इक्वल टू Q2 इंटू R0 अपॉन 27। तो R0 तो देखिए कट गया, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया देखिए Q1 अपॉन Q2, ये कितने के बराबर आ गया, 1 अपॉन 81 के बराबर, क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि Q1 अपॉन Q2 क्या आ रहा है, 1 अपॉन 81। तो देखिए बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और इन दोनों की मदद से हम लोग बड़े आराम से जो है अब आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 81 Q1, है ना। तो यहां से देखिए Q1 हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q अपॉन 82 आ जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि Q1 कितना आ गया, Q अपॉन 82 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से है ना Q2 कितना आ जाएगा, तो Q2 देखिए हमारे पास आ जाएगा Q1 इंटू 81, है ना, मतलब कि ये हो जाएगा 81 Q अपॉन 82, क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों मैं आपका एक बार और रिवीजन करा देता हूँ कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करा है। तो मैंने सबसे पहली चीज़
जिसका इस्तेमाल करा वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि करंट कितना आ रहा था, आई आ रहा था। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है लेटर से R1 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है लेटर से R2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो है ना, हम लोग आगे के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, VAB, उसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप I1 इंटू R1 लिख दीजिए, I1 इंटू R1, या फिर आप क्या लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं इसे I2 इंटू R2, है ना। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जितनी करंट यहाँ आ रही है ए जंक्शन पे वही बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो I हैज टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है ये बात? तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इन दो चीजों का इस्तेमाल करा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, जिसे आप 12th क्लास में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है स्टोक्स लॉ। तो देखिए क्या होता है कि व्हेन अ सॉलिड बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड इज ड्रैग्ड विथ इट, है ना। तो ये आपने देखा था कब? जब हम लोगों ने देखा था एक स्पिन करती हुई बॉल का केस। तो स्पिन करती हुई बॉल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एयर है वो क्या हो रही थी, बॉल के साथ ड्रैग हो रही थी, है ना। तो वही चीज यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि व्हेन अ सॉलिड बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड इज dragged with it. Relative velocities are established between the layers of the fluid near the solid so that the viscous forces start operating. The fluid exerts viscous force on the solid to oppose the motion of the solid, है ना, जैसा हम लोगों ने फ्रिक्शन में भी देख रखा है। The magnitude, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, the magnitude of the viscous force depends on the shape and size of the solid body, its speed and the coefficient of viscosity of the fluid। तो देखिए बच्चों, इन सारे फैक्टर्स को आप फील भी कर सकते हैं, जैसे कि शेप एंड साइज तो डिसाइड करेगा ही सॉलिड बॉडी का, इसीलिए बहुत सारे है ना, बहुत सारे व्हीकल्स में इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि उनका शेप इस तरीके का हो ताकि वो विस्कस फोर्स से बच सके और एक अच्छी स्पीड को एक्वायर कर सकें। साथ ही साथ जितनी ज्यादा स्पीड होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, उस पर ड्रैग फोर्स लगेगा, है ना। ज्यादा स्पीड होगी तो ये और बुरा लगेगा उस फ्लूइड को, है ना, तो वो और जबरदस्त तरीके से उसे अपोज करने की कोशिश करेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो खैर ये डिसाइड करती ही है कि कितना स्ट्रॉन्ग विस्कस फोर्स होगा। जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा विस्कस ड्रैग लगेगा ही, है ना। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले एक स्पेशल केस की। वी आर गोइंग टू कंसिडर अ स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, जो कि v स्पीड से जा रही है थ्रू अ फ्लूइड और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा है। द विस्कस फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन R, V एंड ईटा, है ना। R जो है वो एक तरीके से उसका शेप, है ना, शेप डिसाइड करता है। फिर V जो है ना, V यहाँ पर स्पीड है, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और ईटा जितना ज्यादा होगा तो फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हासिल करा गया है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, है ना। जो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का वो कितना है, 6 पाई ईटा RV है, और उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली कैसी होगी, टू अपोज द रिलेटिव मोशन। और इसी इक्वेशन को बच्चों कहा जाता है स्टोक्स लॉ, है ना। ये इक्वेशन स्ट्रिक्टली किसके लिए वैलिड है बच्चों, स्फेरिकल बॉडी के लिए, तभी तो हम लोग यहाँ पर R का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, रेडियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, an air bubble of diameter 2 millimeter rises steadily through a solution of density 1750 kg per meter cube at the rate of 0.35 centimeter per second. Calculate the coefficient of viscosity of the solution. The density of air is negligible. तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक एयर बबल है जो कि स्टेडिली राइज कर रहा है थ्रू अ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमारे को दे रखी है, ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एयर की डेंसिटी को नेग्लेक्ट करना है और हमसे पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग एयर बबल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इस पर जो नीचे की तरफ लगने वाला mg है उसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा,
6 पाई ईटा आर वी, है ना। ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं बॉयंट फोर्स, है ना, क्योंकि इसने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को क्या कर रखा है, रिप्लेस कर रखा है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ बी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग जानते हैं कि बॉयंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो यहां पर लेट मी कॉल द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एज रो। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया, मास हो गया। तो m इंटू जी, ये बॉइंट फोर्स हो गया, हैज टू बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर गया तो ये आर स्क्वायर रह गया, ठीक है ना। और हम लोगों को क्या निकालना था, हम लोग को बेसिकली ईटा निकालना है। तो ईटा इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, रो इंटू 4/3 और नीचे आ जाएगा 6, है ना। साथ में यहाँ पर आर स्क्वायर जी है और साथ में डिनोमिनेटर में v आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ईटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रो देखिए हमारे को कितना दे रखा था सवाल में, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। रो हमारे को दे रखा था 1750 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख देंगे 1750। फिर इसके अलावा क्या टर्म आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 2s are 4 और ये 2 3s are 6। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 2/9 बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय जी जो है उसको हम लोग ले सकते हैं 10 अपॉन वी कितना था। तो देखिए वी जो है वो हमारे को दे रखा था 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0.35 सेंटीमीटर के लिए ऊपर 100 कर देंगे, है ना। और यहाँ जो रेडियस है ना, रेडियस आइए देख लेते हैं एक बार कितना था। तो हमारे को डायमीटर 2 मिलीमीटर दिया हुआ था, तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/1000 और इसकी पावर कर देंगे 2। तो बच्चों इसे कैलकुलेट करने पर ये लगभग जो है ना, ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स के बराबर आता है। क्लियर है बात। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और 11 पॉइंट्स के बारे में बता दो कि ये एक ठीक ठाक है ना। मतलब कि 11 पॉइंट्स का मतलब हो गया कि ये एक अच्छी खासी विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। चलिए बच्चों, एक और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि द विस्कस फोर्स ऑन अ सॉलिड मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, है ना। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ता जाता है। अब सोचिए बच्चों कि अगर किसी सॉलिड को ड्रॉप किया गया फ्लूइड के अंदर, है ना, तो क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे उसके ऊपर। एक तो वेट एक्ट करेगा, एक विस्कस फोर्स एफ एक्ट करेगा और एक पॉइंट फोर्स बी एक्ट करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो फोर्सेस इन तीनों में से हमेशा कांस्टेंट है, वो है वेट और एक पॉइंट फोर्स, है ना। लेकिन जो विस्कस फोर्स है वो लगातार क्या होता जा रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो विस्कस फोर्स क्या होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, है ना। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर, है ना, इस फ्लूइड के अंदर एक भारी सी कोई सॉलिड बॉडी क्या हो रही है, ड्रॉप की गई। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या होगा, इसके ऊपर एक तो हम लोगों ने अभी भी चर्चा करी W एक्ट करेगा, फिर एक ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा, B एक्ट करेगा, बॉइंट फोर्स। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ हम लोग समझ पा रहे हैं कि और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स F एक्ट कर रहा है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है इसकी, वैसे वैसे कैपिटल F क्या हो रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं बच्चों कि अभी ये नीचे क्यों जा रहा था शुरुआत में, क्योंकि वेट जो है ना, वो बॉइंट फोर्स से ज्यादा था, इसलिए नीचे की तरफ भागता जा रहा था, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा कि बॉइंट फोर्स और कैपिटल F ये दोनों मिलकर के एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएंगे, W के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो उस मोमेंट पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि उस मोमेंट पर जो भी स्पीड होगी अब वो कांस्टेंट हो जाएगी और उसे ही हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब F प्लस B हो जाएगा तो उस मोमेंट पर जो स्पीड आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्योंकि उसके बाद आप देखिए जब इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तब इसकी स्पीड में और कोई भी चेंज नहीं आएगा और इस पर्टिकुलर स्पीड के साथ ये नीचे जाने लगेगी, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों कि यहां पर जो हम लोगों ने बॉडी एज्यूम की थी वो स्फेरिकल है ना, जिसका रेडियस जो है वो r है।
तो हम लोग यहाँ पर एक बात कह सकते हैं बच्चों, मान लीजिए कि ये जो फ्लूइड है ना, जिस फ्लूइड में ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो लेट अस से कि इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो रो है, और इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बातें कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर वेट कह सकते हैं, है ना। वेट कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी के बराबर। वो किसके बराबर हम लोग कर देंगे, एफ हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, और बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, इंटू जी के बराबर, है ना। बॉइंट फोर्स यही तो होता है। तो यहां से देखिए हमारे पास, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कितना आ जाएगा। 6 पाई ईटा आर वी ये कितने के बराबर आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा माइनस रो के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 3 सा 6, है ना, और 2 2 सा 4। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पाई से एक पाई कैंसिल आउट भी हो गया, और एक आर से यहाँ पर आर स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास जो v है, जिसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं, वो कितना आ जा रहा है, 2/9, है ना, और ईटा भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर जी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा माइनस रो, है ना। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, यहां पर बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैंने सिग्मा किसे माना है, मैंने सिग्मा माना है उस सॉलिड बॉडी के डेंसिटी को, और रो माना है उस लिक्विड के या फिर उस फ्लूइड के डेंसिटी को, है ना। लिक्विड या फिर यहाँ पर फ्लूइड लिख देता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.01 मिलीमीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 into 10 to the power -5 Newton second per meter square, and its density is 1.2 kg per meter cube. Density of water is equal to 1000 kg per meter cube. Take g equal to 10 meters per second square. तो देखिए बच्चों, हमारे को क्या दिया हुआ है, एक रेन ड्रॉप दिया हुआ है जिसका रेडियस 0.01 mm है। अब यहां पर हम लोगों को निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, इस पर कौन कौन से फोर्सेस हम लोग शो कर सकते हैं। एक तो वेट हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये जो रेन ड्रॉप है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, लेट अस से कि वो सिग्मा है। तो वेट हम लोग कितना लिख देंगे, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी के बराबर। बॉइंट फोर्स कितना आ जाएगा, तो चारों तरफ तो एयर है, तो एयर की डेंसिटी को मैं रो बोल देता हूं, तो बॉइंट फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी के बराबर। क्लियर है बात। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि बॉइंट फोर्स और वेट के अलावा जो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स है वो लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है। तो जो कैपिटल एफ मतलब कि जो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम जब आएगा कि 6 पाई ईटा आर बी प्लस पॉइंट फोर्स मतलब कि रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये किसके बराबर हो जाए, वेट के बराबर, मतलब कि सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी के। तब हम लोग कह देंगे कि ये जो वी है वो क्या हो गया, वी टर्मिनल हो गया। क्लियर है ये बात। अब लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सिग्मा है ना, सिग्मा जो है वो कितना है, वो है बेसिकली 1000, लेकिन जो रो है वो कितना है 1.2। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिग्मा के सामने जो है रो है ना, वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। तो इसको हम लोग टेंडिंग टू 0 घोषित कर सकते हैं, है ना, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाए। तो यहां से देखिए टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी अपॉन, यहां पर लिख देंगे 6 पाई ईटा इंटू आर। ठीक है, तो पाई से देखिए पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, है ना, और आर से ये आर स्क्वायर रह गया। तो वी टी बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2/9, और इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, है ना। तो अब सारी वैल्यूज हमें रखनी है यहाँ पर, है ना। तो बच्चों इसमें जब हम लोग वैल्यूज भरेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना वी टी,
वो लगभग हमारे पास आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आ जाते हैं इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर, जो कि है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो देखिए बच्चों, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ही ऑब्जर्व दैट टर्बुलेंट फ्लो इज लेस लाइकली फॉर विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग एट लो रेट्स, है ना, जिनकी रफ्तार कम होती है उनके लिए टर्बुलेंट फ्लो क्या है, लेस प्रोबेबल है। ठीक है, ही डिफाइंड अ डायमेंशनलेस नंबर whose value gives one an approximate idea whether the flow would be turbulent. This number is called the Reynolds RE, है ना। इस नंबर को रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं और RE से डिनोट करते हैं, और RE की वैल्यू क्या है, रो VD अपॉन ईटा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी बच्चों अगर आप देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्मोक निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि ये जो राइजिंग फ्लो ऑफ स्मोक है ना, एनहीटेड गैस, इट एक्चुअली चेंजेस फ्रॉम स्टेडी टू टर्बुलेंट, है ना। इसकी स्पीड जब बढ़ने लगती है तो ये स्टेडी से किस में कन्वर्ट होने लगता है, टर्बुलेंट में, है ना। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा रेनॉल्ड्स नंबर का, रो VD अपॉन ईटा, उसमें रो जो है ना वो बच्चों क्या है, रो जो है वो एक्चुअली डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है फ्लोइंग विद अ स्पीड V, D stands for the dimension of the pipe and eta is the viscosity of the fluid। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो RE है वो एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, और इस वजह से देयरफॉर इट रिमेन्स सेम इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा बच्चों ये पाया गया है ना, कि दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन या लैमिनर, है ना। कब, जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या हो, 1000 से कम हो। द फ्लो इज टर्बुलेंट फॉर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर दैन 2000। अब 1000 और 2000 के बीच में क्या होता है, तो वहां पर हम लोग अनस्टेडी कहते हैं। तो वहां पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वो जो फ्लो है वो लैमिनर रहेगा या फिर टर्बुलेंट रहेगा, है ना। वैसे तो वो लैमिनर रह सकता है, लेकिन अगर वहां पर रुकावटें हो, है ना, डिस्टर्बेंसेज हो, तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि 1000 से कम होगा तो लैमिनर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 2000 से ज़्यादा होगा तो स्टेडी फ्लो जो है वो खत्म हो जाएगा, वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1000 से 2000 के बीच में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों द लार्जेस्ट वेलोसिटी विच अलाउज अ स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो फ्लूइड चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।